स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। कैसे आप सबके सब अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि हमारा 6वां चैप्टर स्टार्ट हो गया था, वंशागति का आणविक आधार। आज की क्लास में मैं आपको बढ़ाऊंगी एक नया टॉपिक जो कि हम पढ़ने वाले हैं आरएनए तथा आरएनए के प्रकार के बारे में। जब मैंने आपको डीएनए की संरचना बताई थी तो मैंने वहीं पर बताया था आपको कि आनुवांशिक पदार्थ, कुछ विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी होता है। मोस्टली जो जीव होते हैं सजीव, उनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जिनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमने एक नियम भी पढ़ा था, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है वो अपनी आनुवांशिक सूचनाओं को क्या कर रहा है, अपने अंदर निहित रखता है। वो क्या कर रहा है, इस आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर लेता है एमआरएनए के ऊपर, और फिर एमआरएनए उससे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो अब हमें यहाँ पर समझना है कि आखिर ये जो एमआरएनए है ना, है क्या ये। हमें पता है, हम इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन का किस प्रकार से संश्लेषण हो रहा है, ये सारी क्रिया हमें पता है। लेकिन हमें ये पता होना सबसे पहले जरूरी है कि आरएनए क्या है और आरएनए के प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ कि आरएनए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको आरएनए की फुल फॉर्म बताऊं तो आप सभी को पता है ना, आरएनए क्या होता है। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही होता है। राइबो न्यूक्लिक क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है। हम अगर इसके, ये भी क्या है, ये भी एक क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होता है। और आप सभी को पता होगा इसकी संरचना में भी क्या होती है, पेंटोस राइबोस शुगर होती है ना, पेंटोस शुगर होती है। तो हम क्या कहते हैं कि इसकी संरचना में क्या होगा, राइबोस पेंटोस शुगर है, राइबोस पेंटोस शुगर है। ठीक है, प्लस इसमें क्या होते हैं, इसके पास भी क्या होंगे, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। और प्लस इसमें भी क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसमें क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होता है। डीएनए से किस प्रकार ये अलग होता है, बस यहाँ पर इनके नाइट्रोजन क्षार में अलग होता है। क्या, जो आरएनए होता है इसके पास जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो कौन होंगे, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है और यूरेसिल होता है। और किस संरचना में, शर्करा के संरचना के आधार पर भी यहाँ पर हमने डीएनए और आरएनए में भेद करा था। डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर होती है, जबकि आरएनए के पास राइबोस पेंटोस शुगर होती है। और हम देखते हैं कि आरएनए की श्रृंखला है ना, ये जो आरएनए होता है ये कैसा होता है, जब हम देखेंगे कि डीएनए सेंट्रल डोग्मा के अनुसार हमने देखा था कि क्या करता है, डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं होती है और ये डीएनए अपनी उन आनुवांशिक सूचनाओं को किसको दे देता है, एमआरएनए को दे देता है। और फिर एमआरएनए क्या करता है, इससे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये क्रियाएं हमने आगे चैप्टर जो टॉपिक होगा उसमें हमने पढ़ना है। डीएनए से आरएनए के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण जब होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुवादन कहते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आप डीएनए देख रहे हैं, ये डीएनए अपनी जो भी सूचनाएं होगी उसको आरएनए में कैसे कन्वर्ट करता है, यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है, ये आपने पढ़ना है अगली क्लासेस में। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एमआरएनए क्या है, आरएनए के प्रकार। आरएनए आपको संरचना पता है, लेकिन आरएनए के प्रकार में ही एमआरएनए क्या है ना। और यही प्रकार नहीं है, यानी कि यहाँ पर जब आप पढ़ोगे ना अनुवादन की क्रिया में, तो इस आरएनए का केवल एमआरएनए ही यहाँ पर भाग नहीं लेगा, इसके साथ और भी आरएनए के प्रकार होंगे जो कि साथ मिलकर के काम करेंगे और फिर ये मिल करके क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि डीएनए की जो संरचना होती है, डीएनए की संरचना आपने देखी थी कि कैसी होती है, ये होती है डबल हेलिक्स। कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है। आप सभी ने पढ़ा ना, कैसे 5' to 3' क्रम में और 3' to 5' क्रम में, यही होती है डीएनए की संरचना। लेकिन एमआरएनए की जब आप संरचना देखोगे, जब ये डीएनए होगा, ये डीएनए अनुलेखन की क्रिया करेगा, तो ये कैसे एमआरएनए का निर्माण करता है,
ये निर्माण करता है एक सिंगल स्ट्रैंड का, सिंगल स्ट्रैंड का, ठीक है। और वो सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है, वो होता है 5' to 3' क्या कर रहा है यहाँ पर mRNA का निर्माण करता है। तो डीएनए की डबल हेलिक्स श्रृंखला से आप देखोगे कि यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंड का निर्माण होता है। और डीएनए की भी कौन सी, डीएनए की जो टेम्पलेट रज्जु होगी, ठीक है, जो इसकी टेम्पलेट रज्जु होती है, यानी कि ये 3 से 5 वाली क्या करेगी अपने अनुसार, यानी कि जो आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण डीएनए की कौन सी रज्जु से, टेम्पलेट रज्जु से होता है, टेम्पलेट रज्जु से होता है, रज्जु से होता है। ये ध्यान रखना, या आप लिख सकते हो, नहीं ये लिख सकते हो कि डीएनए का निर्माण, सॉरी आरएनए का निर्माण डीएनए के टेम्पलेट रज्जु में होता है, ठीक है। क्या होगा, टेम्पलेट रज्जु में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ोगे, ये अनुलेखन की क्रिया तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमने डीएनए की संरचना को पढ़ा है, ठीक, हम आरएनए को पढ़ेंगे, आरएनए के प्रकार को पढ़ेंगे, ताकि वो जो प्रकार होंगे वो हमें यहाँ काम आएंगे अनुवादन की क्रिया में। और एमआरएनए जब हम बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो एमआरएनए क्या बन रहा है, ठीक है। तो इतनी बात आपने ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत आरएनए में आपके अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको क्या क्या यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो। तो देखिए क्या क्या है, सबसे पहले लिख रहे हैं आरएनए, देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड पहला क्या होता है, क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो पहले विषाणु में इसको ही देखा गया था, ठीक है। आरएनए सभी सजीव कोशिकाओं यानी कि प्रोकैरियोट को यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यानी कि केवल डीएनए विषाणु में ही क्या होगा, इसका अभाव होता है, ठीक है। आरएनए क्या होगा, कोशिका द्रव में, कोशिका केंद्रक द्रव में और केंद्रिका में पाया जाता है। देखो डीएनए केवल और केवल केंद्रक में उपस्थित होता है, लेकिन हम आरएनए को देखते हैं कि ये आपको केंद्रक में भी दिखाई देगा, ठीक है। जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा तो केंद्रक में ये क्रिया होगी। एमआरएनए से फिर हम देखेंगे कि आगे ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उस केंद्रक से बाहर चला जाता है और कहाँ आ जाता है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में आकर के ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को करता है। तो ये भी हम देखेंगे कि आरएनए कहाँ होगा, आपको कोशिका में, कोशिका द्रव में भी दिखाई देता है और केंद्रक में भी दिखाई देता है, ठीक है। फिर देखो आरएनए विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी सभी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण करता है। देखो हमारे अंदर भी आरएनए, लेकिन हमारे अंदर वो क्या कर रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, डीएनए आरएनए को बनाएगा और फिर आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। यानी कि हमारे जो भी अंग यहाँ पर निर्धारित हो रखे हैं वो किससे हो रखे हैं, वो आरएनए ही ने ही उनको क्या कर रखा है, बना रखा है। याद रखना है, ठीक है। और उनकी सूचना, उन अंगों को कहाँ लगना है, क्या कैसे बनना है, किस आकृति का होना है, वो सारी की सारी जो सूचनाएं थी वो डीएनए के पास थी। डीएनए ने अपनी सूचनाओं को आरएनए को दिया और आरएनए ने फिर उस सूचना को प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया। तो ये बात आपने ध्यान रखना है। ये इसलिए हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, ये सभी कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद और क्या पॉइंट हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, देखेंगे। हम देखते हैं आरएनए में अनेक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये तो आप सभी को पता है। एक रैखिक क्रम में 3 से 5, ये क्या होगा, 5 से 3 सिरे की ओर फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा ये भी जुड़े होते हैं। तो 5 से 3, ठीक है, 5' to 3' जो श्रृंखला होती है वो हमारे किसकी होगी, आरएनए की श्रृंखला होती है, ठीक है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगी, राइबोस शर्करा होती है, ये मैंने आपको बता दिया। हम जब डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ रहे हैं वहीं पर हमें क्लियर हो गया था। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होंगे, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये इसके नाइट्रोजन क्षार है। फिर हम देख रहे हैं आरएनए अणु डीएनए की अपेक्षा काफी क्या होगा, छोटा होता है और इसका अणुभार डीएनए से भी कम होता है, क्योंकि देखो ये तो एक ही श्रृंखला है और इसमें कम नाइट्रोजन क्षार भी उपस्थित है, तो इसका जो भार होगा वो डीएनए से कम होता है। आरएनए कई जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो आरएनए यहाँ पर क्या करेगा, एक उत्प्रेरक की तरह भी काम करता है, क्लियर। अब ये तो हो गया हमारे आरएनए की कहानी के बारे में। अब जो मेन है वो है आरएनए के प्रकार के बारे में। मैंने क्या कहा, हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, उसमें सारी की सारी आनुवांशिक सूचनाएं छुपी हुई है। वो क्या करेगा, इन आनुवांशिक सूचनाओं को किसको दे देता है, आरएनए को दे देता है और फिर ये जो आरएनए होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करेगा।
अब यहाँ पर क्या होता है, जब डीएनए आरएनए का निर्माण करता है तो एमआरएनए का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन बॉडी में क्या है, अभी और आरएनए भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो आरएनए होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों आरएनए बहुत ही सुंदर तरीके से आपस में मिल करके काम करते हैं और फिर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जब पढ़ोगे अनुवादन की क्रिया, वहां पर आप इनका एक बेहतरीन काम को देखोगे कि ये साथ मिल करके किस तरीके से मिल करके प्रोटीन का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आरएनए पढ़ लिया। अब आरएनए के प्रकार देखिए, आरएनए के प्रकार देखिए, इनके नाम में ही इनका काम छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहला जो प्रकार है, यानी कि जो सबसे पहला हमने क्या कहा, एमआरएनए, ठीक है। पहला हम क्या कह रहे हैं, एमआरएनए। 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमने कहा एमआरएनए, ठीक है। दूसरा होता है क्या, आरआरएनए, ठीक है। और तीसरा होता है आपका टीआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, यानी कि अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम कहते हैं संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आरआरएनए की बात करेंगे तो इसका नाम होगा राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, हिंदी में भी वही बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तीसरा आता है वो होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इसका नाम तो बहुत सारे हैं, इसको हम स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं, स्थानांतरण आरएनए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से क्या होते हैं, आपकी बॉडी में उपस्थित आरएनए होते हैं, किसी भी कोशिका में ये आपको आरएनए देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हमने कहा संदेशवाहक आरएनए की मैं बात करती हूँ, संदेशवाहक आरएनए जिसका निर्माण डीएनए से ही हुआ है, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है, अपनी टेम्पलेट रज्जु के समूह के एक नई श्रृंखला का निर्माण करता है, कैसे क्रम में, 5' to 3' क्रम में, ठीक है। माना ये क्या है, डीएनए की टेम्पलेट रज्जु है, ये डीएनए की टेम्पलेट रज्जु और इसमें क्या है, इसमें लगे हुए हैं यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये डीएनए की टेम्पलेट रज्जु है, 3' to 5' टेम्पलेट रज्जु है और इसमें लगा हुआ यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर एडेनिन और यहाँ पर ग्वानिन, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये श्रृंखला आप देखोगे जब आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर अनुलेखन की क्रिया पढ़ोगे, यानी कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या करती है, जो इसकी टेम्पलेट रज्जु होती है ना, इसका नाम मैंने कहा ये डीएनए की टेम्पलेट रज्जु है, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए डीएनए की जो दूसरी रज्जु होती है, 5' to 3' रज्जु होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कोडिंग रज्जु कहते हैं, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि आरएनए किस पे बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर मैं नीचे दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जब क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा तो वो 5' to 3' बनेगा, ठीक है। ये बना ना 5' to 3' बना, तो यहाँ क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो एमआरएनए में आप सभी को पता है एडेनिन के समूह क्या लगता है, एडेनिन के समूह हम देख रहे हैं डीएनए में थाइमिन लगता है, लेकिन अब क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर थाइमिन लगेगा, इस एडेनिन के समूह यहाँ पर क्या बनेगा, यूरेसिल बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ थाइमिन है तो ये एडेनिन बनेगा, ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन बनेगा, यहाँ पर एडेनिन है तो फिर देखो वापस थाइमिन आएगा, लेकिन यहाँ पर आरएनए बन रहा है तो यूरेसिल बनाओगे और ये क्या बनेगा, ये साइटोसिन बनेगा। तो ये वाली जो श्रृंखला बनी है, ये जो नई श्रृंखला बनी है टेम्पलेट रज्जु पे, इसे हम क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। और ये जो क्रिया कहलाएगी इसको अनुलेखन कहते हैं, जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है, ठीक। ये ध्यान रखना है, इतनी बात आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ये मैसेंजर आरएनए का निर्माण किसमें हो रहा है, डीएनए की टेम्पलेट रज्जु में बनता है, क्लियर ये बात, ठीक है। और ये कैसी है, देखो ये है ना 5' to 3', और आप क्या देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर संरचना बना रही हूँ तो कैसी बन रही है, ये 5' है इसका और ये 3' है, तो यहाँ पर क्या है, यूरेसिल है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर साइटोसिन, यूरेसिल,
साइटोसिन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस mRNA, क्योंकि आरएनए है तो यहाँ पर थाइमिन नहीं होगा, बल्कि हमेशा क्या होगा, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आएगा। जब जब थाइमिन आ रहा होगा हमने वहां पर यूरेसिल कर देना है, ठीक है। एडेनिन के सम्मुख हमेशा क्या होगा, यूरेसिल होगा। ये बात क्लियर है। अब देखो तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, डीएनए से इस डीएनए श्रृंखला ने आरएनए का निर्माण करा, और कैसे एमआरएनए का निर्माण करा, ये एमआरएनए का निर्माण करा, है ना, ये वाला है। यानी कि डीएनए ने अपनी क्या करी, जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं थी उसको कहाँ भेज दिया, एमआरएनए को भेज दिया, ठीक है। तो इसका मतलब, क्योंकि आरएनए ही तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, तो डीएनए ने अपनी जो सूचनाएं थी वो एमआरएनए को दे दी, है ना। अब एमआरएनए के पास वो सूचनाएं आ गई है, एमआरएनए डिसाइड करेगा कौन सा प्रोटीन बनना होगा, क्योंकि प्रोटीन की श्रृंखला बनती है किससे, अमीनो एसिड के जुड़ने से बनती है ना। अब ये जो अमीनो एसिड है, कौन सा अमीनो एसिड कहाँ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, ये सब का फैसला कौन करेगा, इस एमआरएनए के ऊपर लगे ये नाइट्रोजन क्षार करेंगे। समझ में आ गया कि एमआरएनए यहाँ पर अब हेड बन गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीएनए ने अपनी सारी सूचनाएं, जो भी उसके पास आनुवांशिक सूचनाएं थी, उसको ट्रांसफर कर दिया है किसको, एमआरएनए को। अब एमआरएनए यहाँ पर डिसाइड करेगा कि किस प्रोटीन का संश्लेषण होना है। क्लियर हो गई है ये बात, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एमआरएनए को इसलिए हम कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। ये क्या करेगा, संदेश पहुंचाएगा। इसके ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार लगे होंगे, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे कि कोडॉन के रूप में लगे रहते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड जुड़ने वाला है, क्योंकि अमीनो एसिड जुड़ जुड़ करके आगे प्रोटीन बनाते हैं, है ना। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर ये एमआरएनए डिसाइड करेगा कि अब अमीनो एसिड कौन सा जुड़ेगा। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पर आप सभी ने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनका कार्य आप देखोगे, इनमें सिर्फ आपको यूनिट याद रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि ये जो राइबोसोम आरएनए होता है ना, एक तरीके से ये क्या करता है, ये साइड प्रोवाइड कराता है, साइड देता है, ठीक है, साइड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अभी बताऊंगी कैसे साइड प्रोवाइड कराएगा। एक तरीके से हम कहेंगे कि ये क्या करता है, एमआरएनए की जो एक श्रृंखला होगी उसके साइड साइड से लग जाता है, ताकि टीआरएनए अब क्या करे, इसके ऊपर लगे कोडोनों को पढ़े। बताऊंगी क्या कोडोन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर देखो ट्रांसफर आरएनए वो आरएनए होगा जो कि वो ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरित होता है। ये कहां से आ रहा है, कोशिका द्रव से क्या करेगा, अमीनो एसिड को लेकर आएगा, और फिर क्या कर रहा है, यहाँ पर अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करेगा। यानी कि ये क्या करते, एक तरीके से स्थानांतरण का काम करेगा, वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन सब कुछ समझने से पहले हमें इन सब की संरचना को समझना है, ताकि हम जब अनुवादन की क्रिया पढ़े और जब मैं आपको अनुलेखन पढ़ाऊं, तो वहां पर जब हम बोलेंगे कि अब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, तो आपके दिमाग में ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि एमआरएनए क्या है, कैसे उसकी संरचना होती है, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बैठ जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा सा पहले पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो टीआरएनए आपको पता चलना चाहिए, इसकी संरचना। आज के क्लास में हम इनकी संरचनाओं को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमआरएनए की संरचना पढ़ना। तो चलिए, पहले क्या देखा, पहले हम देख रहे हैं वही बात है। देखो, कोशिका में मुख्यतः 3 प्रकार के एमआरएनए होते हैं, सॉरी आरएनए होते हैं, जिनका संश्लेषण ये सब के सब कहाँ बनेंगे, कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डीएनए है, ठीक है। डबल हेलिक्स श्रृंखला से यही इसके अंदर क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। और कौन सा आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। फिर एमआरएनए की जो एकल श्रृंखला है, ये कोशिका द्रव से बाहर जाएगी, और कोशिका द्रव से बाहर ये जो एमआरएनए की श्रृंखला है ना, ये क्या करती है, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाएगा कि एमआरएनए या आरएनए का निर्माण कहाँ हो रहा है, केंद्रक के अंदर, प्रोटीन का निर्माण केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोशिका द्रव में आकर के ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप यहाँ पर इनके डायग्राम को देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 5' to 3' कौन सी श्रृंखला है,
मैसेंजर आरएनए की, तो वो इस तरीके से, इसमें ये क्या दिखा रहे कि इसके ये नाइट्रोजन क्षार है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, बस थाइमिन नहीं होगा, बाकी कोई भी यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो राइबोसोम, अभी आप देखोगे कि राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, 2 इकाइयां होती है, ये एक बड़ी इकाई और ये क्या होती है, एक छोटी इकाई, 2 इकाई इस तरीके से देखोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और टीआरएनए एक ट्रांसफर आरएनए होता है जो ऐसे से फुदक रहा होता है, ठीक है, बड़ा चलता फिरता है ये, तो ट्रांसफर करता रहेगा ये सारी सूचनाओं को और साथ ही साथ अमीनो एसिड को लाने का भी काम करता है। तो इसकी संरचना इस तरीके से, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है आपसे कभी कभी, टीआरएनए की संरचना का वर्णन करें। ठीक है, पहले हम एमआरएनए पढ़ते हैं, राइबोसोम पढ़ते हैं और उसके बाद हम टीआरएनए की संरचना को पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब हम सबसे पहले अपने मैसेंजर आरएनए की संरचना को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अपने क्या, एमआरएनए की संरचना, एमआरएनए की संरचना। ठीक है, यानी कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसे हम संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब चलिए क्या है, अब देखो मैंने क्या कहा, मैसेंजर आरएनए, मैं कोई भी आरएनए यहाँ पर बना रही हूँ, ये 5' क्या है, ये 3' है ना। आरएनए आप सभी को पता है, क्या बोला मैंने, डीएनए अपनी डबल हेलिक्स श्रृंखला में टेम्पलेट रज्जु में क्या बना रहा है, एमआरएनए को बना रहा है। तो एमआरएनए कैसा है, 5' to 3'। अब मैं यहाँ पर अगर न्यूक्लियोटाइड लिख दूं, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार लिख देती हूँ, माना बात इस श्रृंखला में नाइट्रोजन क्षार क्या क्या लगे हुए, इसमें लगा हुआ है एडेनिन, ठीक है, यूरेसिल, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ठीक है, एडेनिन, ऐसे क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन क्षार लगे हुए हैं। क्लियर? अब सबसे पहले एक मीनिंग को सीख लो कि कोडॉन क्या होते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक वर्ड आपको याद रखना है, कोडॉन, कोडॉन, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये अलग से बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन आगे मैं आपको इसको और पूरे ब्रीफ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर समझ लो कि कोडॉन क्या होते हैं, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, जो कोडॉन होता है ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार के त्रिक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार के त्रिक होते हैं। अब त्रिक से क्या मतलब मैम, त्रिक मतलब कि देखो, ये देखो क्या होता है त्रिक, यानी कि जैसे कि ये है ना, यहाँ पर ये एमआरएनए है, इसके ऊपर कोई त्रिक बनाओ, तो त्रिक यानी कि 3, तो 3 नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, ये मिला करके क्या बना रहे हैं, एक त्रिक को बना रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, एग्जाम्पल में हमने देखा क्या, एडेनिन, फिर क्या है, यूरेसिल और ग्वानिन, ये एक त्रिक बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा त्रिक क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ये त्रिक बन रहा है ना, क्या बन रहा है, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन बन रहा है। फिर देखो, फिर इसके बाद माना बाद यहाँ पर साइटोसिन है, तो एक और त्रिक ये बन रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको त्रिक देखने के लिए मिलते हैं। ये जो त्रिक होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये कोडॉन करते क्या है, ये त्रिक ही यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आने वाली प्रोटीन श्रृंखला में कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा। ये क्या करते हैं, कोडॉन क्या करते हैं, अमीनो एसिड का यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ने वाला है। समझ में आएगा? अगर एमआरएनए की संरचना में AUG आ रहा है, ठीक है, या फिर हम और कोई एग्जांपल में देख लेते हैं, कोई भी AUG आ रहा है या दूसरा कोई भी आप देख लो, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं AUG की ही बात करी मैंने, ठीक है, AUG की बात करी, ये हमें AUG है, ये कोडॉन है। तो ये AUG आप पढ़ते हो, बहुत सारे आपने अमीनो एसिड पढ़े हैं, है ना। तो अमीनो एसिड भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो AUG कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये किसके पास सूचना है, ये है हमारे एमआरएनए के पास सूचना। क्लियर? ठीक है, यानी कि AUG अगर मिथोनिन को यहाँ पर क्या कर रहा होगा, कोड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर टीआरएनए जो होगा वो मिथोनिन को लेकर के आएगा। तो यहाँ पर डीएनए ने क्या कर दिया, अपने नाइट्रोजन क्षारों का त्रिक यहाँ पे बना दिया,
है ना, इसके पास सारी सूचना दे दी है। अब यही डिसाइड कर रहा है, ये जो mRNA है यही क्या डिसाइड कर रहा है कि प्रोटीन की श्रृंखला में कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा। प्रोटीन श्रृंखला में क्या होता है, प्रोटीन श्रृंखला अमीनो एसिड से जुड़ जुड़ करके बनती है, और ये अमीनो एसिड यहाँ पर कौन लाएगा, टीआरएनए लाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा यहाँ पर अमीनो एसिड आना चाहिए वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो mRNA कर रहा है, क्योंकि mRNA के पास क्या है, संदेश है, उसके पास देख रहे हो ये त्रिक उपस्थित है उसकी संरचना में, तो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा यहाँ पर अमीनो एसिड आना चाहिए। संदेश देने का काम करे, ऑर्डर देंगे कि लेके आओ ये लेके आओ, ये लेकर के आओ, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात, ये आप आगे आगे और ज्यादा क्लियर करते हुए पढ़ोगे जब हम अनुवादन की क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब mRNA मैंने यहाँ पर mRNA का आपको काम बताया, mRNA की संरचना एक्चुअल होती क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए mRNA की संरचना अगर मैं बनाऊं तो mRNA की संरचना आप सभी को यहाँ पर बता देती हूँ। इसका जो पहला सिरा होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, जी कैप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जी कैप कहते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि इसमें क्या जुड़ा होता है, ग्वानोसिन, ठीक है, ग्वानोसिन। कौन जुड़ा होगा, ग्वानोसिन, या हम कहेंगे कि यहाँ पर मिथाइलेटेड ग्वानोसिन जुड़ा होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, जी कैप, यानी कि ग्वानोसिन की कैप लगी हुई होती है, ठीक है। अभी मैं इसकी संरचना भी बनाऊंगी। दूसरी जो इसका क्षेत्र आएगा, पहला क्षेत्र यानी कि जी कैप वाला, ये जी कैप जो होता है ये इसके पांचवें सिरे पर होता है, पांचवें सिरे पर होता है, पांचवें सिरे पर। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पर 5' to 3' हमारी किसकी संरचना है, 3' हमारे आरएनए की संरचना है। तो यहाँ पर जो जी कैप वाला रीजन है वो कहाँ है, ये वाला क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र होगा ये इसका कौन सा क्षेत्र है, जी कैप है, यानी कि यहाँ पर क्या है, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी संरचना हम देख रहे हैं, दूसरी संरचना यहाँ पर क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र, इतना क्षेत्र, थोड़ा छोटा क्षेत्र होगा यहां तक का क्षेत्र, इतना क्षेत्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन मतलब क्या होता है ना, कि यहाँ पर ऐसे क्या होंगे, ऐसा कोई क्रम होगा नाइट्रोजन क्षार का जो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उस क्षेत्र को हम कहेंगे, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से इनको हम कह सकते हैं, जब आप पढ़ोगे एक इंट्रॉन संरचना देखते हो, एमआरएनए में दो संरचना होती है, एक इंट्रॉन की और एक एक्सॉन की। तो एक तरीके से नॉन कोडिंग रीजन को आप अभी यहाँ पर इंट्रॉन नाम से जान लीजिए, ठीक है। ये भी क्लियर हो जाएगा कैसे, ठीक है। यानी कि ये क्या करेंगे, ये किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं, अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते, कोडित नहीं करते। इसका मतलब क्या है पता है, कि यहाँ पर इनके पास वो सूचनाएं नहीं होंगी कि कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है। इनके पास यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रिक यहाँ पर रहेगा, ट्रिक नहीं रहेगा, ये आदि संरचना है कि इनके पास किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोडित करने की सूचनाएं नहीं होती है, ठीक। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद फिर रीजन आता है तीसरा मेन इंपॉर्टेंट, ये होता है क्या, ये होता है कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन का मतलब क्या होता है, ये वो क्षेत्र होता है, ठीक है, बड़ा सा क्षेत्र होता है, इस तरीके से बड़ा सा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र होगा ये आएगा कोडिंग रीजन में। अब देखो कोडिंग रीजन वो क्षेत्र होता है, यहीं पर नाइट्रोजन क्षार के वो त्रिक उपस्थित है, यानी कि ये जो रीजन होगा इसमें जो नाइट्रोजन क्षार के त्रिक होंगे उनके पास क्या है, यहाँ पर सूचनाएं होती है, यानी कि इसको हम एक्सॉन सिरा भी कहते हैं, एक्सॉन सिरा भी कहेंगे। इनके पास क्या होती है, अमीनो अम्ल को कोडित करने की सूचनाएं होती है, अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड आना है, कोडित करते हैं। ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जितने भी नाइट्रोजन क्षार या ट्रिक उपस्थित होंगे वो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, वो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोडित कर रहे होंगे कि अब ये वाला अमीनो एसिड आना चाहिए, अब ये वाला अमीनो एसिड आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है। उसके बाद वापस से यहाँ पर क्या होता है, चौथा रीजन वापस से फिर शांत हो जाएगा, वापस से
आ जाएगा। चलो उससे पहले एक और चीज देख लो, नॉन कोडिंग से पहले यहाँ पर देखो ये जो कोडिंग रीजन होते हैं ना, इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन सा? एक पार्ट होता है इसका ये वाला, एक पार्ट होता है यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला, क्योंकि कोडिंग रीजन यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक पार्ट होता है ये, और एक होता है जहां पर ये सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, ये दूसरा, यानी कि जहां से दूसरा नॉन कोडिंग स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये जो पहला वाला क्षेत्र है नॉन कोडिंग के पास, दो यहाँ पर क्षेत्र है, दो सिरे हैं। एक होता है प्रारंभन सिरा, ठीक है, एक होता है प्रारंभन सिरा या हम प्रारंभन क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा होता है समापन, समापन क्षेत्र या सिरा बोल दो, समापन सिरा, ठीक है। अब देखो जो प्रारंभन सिरा होता है ना, अर्थात जहां से सीधा ये कोडिंग रीजन स्टार्ट होता है, तो कोडिंग रीजन स्टार्ट है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी पहला नाइट्रोजन क्षार आएगा, नाइट्रोजन त्रिक आएगा, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी ना किसी अमीनो अम्ल को कोडित कर रहा है, ठीक है। किसी प्रोटीन के निर्माण के लिए वो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोडित कर रहा होगा, और वो पहला क्या होगा, वो पहला यहाँ पर कोडॉन होगा, वो पहला क्या होगा, यहाँ पर कोडॉन होगा, पहला नाइट्रोजन क्षार का त्रिक होगा। तो जो प्रारंभन करने वाले यानी कि प्रोटीन संश्लेषण को यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने वाले जो कोडॉन होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रारंभन सिरे पे उपस्थित है, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, प्रारंभन कोडॉन कहते हैं। अब उनका नाम याद रखना है, एमआरएनए की संरचना में हमेशा आपको जो प्रारंभ करने वाले कोडॉन होते हैं वो कौन दिखेंगे, AUG और GUG, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर जो प्रारंभन कोडॉन होंगे, यानी कि कोडिंग रीजन के सबसे पहला जो नाइट्रोजन क्षार का त्रिक होगा, जो अमीनो एसिड को कोडित कर रहे होंगे, वो कौन होगा, AUG और GUG, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद बीच में बहुत सारे त्रिक आएंगे और वो अलग अलग अमीनो एसिड को कोडित करेंगे, लेकिन कभी ना कभी ये क्रिया बंद भी तो होगी, ऐसे थोड़ी भी कि लगातार यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता ही रहेगा। तो तुम्हारी तो नाक के लिए अगर कोई कोडॉन होगा तो नाक तो फिर आगे पहुंच जाएगी, पता नहीं कहाँ ही, ठीक है, अलग ही डिजाइन बन जाएगा उसका। तो इस क्रिया को बंद भी होना है, तो यहाँ पर इस क्रिया को बंद करने के लिए इसका ये जो क्षेत्र है ये रहता है समापन क्षेत्र। तो समापन क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ नाइट्रोजन त्रिक होते हैं, यानी कि कुछ कोडॉन होते हैं जो इस क्रिया को समाप्त करते हैं। जैसे ही ये कोडॉन आ जाएंगे, इन नाइट्रोजन क्षार का त्रिक आएगा, वैसे ये क्रिया रुक जाती है। तो वो जो समापन कोडॉन होता है वो समापन क्षेत्र में उपस्थित है, तो हम कहते हैं कि वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे समापन कोडॉन कहलाते हैं, समापन कोडॉन कहलाएंगे। और वो समापन कोडॉन क्या क्या होते हैं, वो होते हैं UAA, UAG और UGA, ये तीनों क्या होंगे, समापन कोडॉन होते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है प्रारंभन कोडॉन, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का प्रारंभन करते हैं, वो कौन है, AUG GUG, और जो इस क्रिया का समापन करते हैं वो कौन है, UAA UAG UGA। यानी कि इनमें से कोई भी अगर यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार का त्रिक आ जाता है तो इसका मतलब ये क्रिया रुक जाएगी। और स्टार्टिंग कब से होगी, ठीक नॉन कोडिंग रीजन के बाद, अगर यहाँ पर AUG या GUG में से कोई भी नाइट्रोजन क्षार का त्रिक या जिसे हम कोडॉन कह रहे हैं वो आता है, तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया है। तो ये हमने क्या पढ़ दिया, फिर कोडिंग रीजन, यहाँ पर समापन सिरा आ गया। अब इस समापन सिरा के बाद मैंने क्या कहा, वापस से ये नॉन कोडिंग रीजन आ जाता है, ठीक है। तो वापस से चौथा रीजन कौन सा आ जाएगा, जो चौथा रीजन होता है वो आता है नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, यानी कि यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अमीनो एसिड कोडित नहीं होता है, किसी भी प्रकार का अमीनो एसिड कोडित नहीं होता है, कोई प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, अमीनो अम्ल कोडित नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट में जो पांचवा आ जाता है, पांचवे इसमें क्या होती है, इसमें होती है पॉली ए टेल, क्या होती है, पॉली ए टेल। ये लास्ट इसका क्या होगा, भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉली ए टेल कहते हैं। ये होता है किस, क्या होती है, यहां पर होता है एडेनिलिक न्यूक्लियोटाइड,
ये जो पॉली ए टेल बनी होती है ये एडेनिलिक न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। बस ये जो भाग है 5 के 5 ये आपके एमआरएनए की संरचना में आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से भाग है? सबसे पहले एमआरएनए की संरचना में पहला कौन सा भाग हो गया? जी कैप का, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रही हूँ जी कैप का। फिर उसके बाद जो क्षेत्र आएगा वहां पर जो नाइट्रोजन क्षार होंगे वो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन कोडिंग रीजन में आ गया। और जो कोड करेंगे, जो अमीनो अम्ल को बनाएंगे लाएंगे, वो कौन करेंगे? यानी कि जो जिनके पास सूचना होगी अमीनो अम्ल को लाने की, वो किसके पास होगी? वो कोडिंग रीजन के पास होगी। कोडिंग रीजन में भी जहां से प्रारंभन होता है कोडॉन का, वहां पर कोई विशेष प्रारंभन कोडॉन उपस्थित होते हैं जो कि AUG GUG होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारे त्रिक आते रहेंगे जो अलग अलग अमीनो अम्ल को कोडित करते रहेंगे, लेकिन इस क्रिया को बंद करने के लिए यहाँ पर समापन क्षेत्र आता है जहां पर समापन कोडॉन उपस्थित होते हैं। अगर नाइट्रोजन क्षार त्रिक में से UAA, UAG, UGC, UGA इनमें से अगर कोई सा भी यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार का त्रिक आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गई? ये क्रिया बंद हो गई, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ से माना बात AUG है, फिर यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार है UAC, ये भी किसी अमीनो अम्ल को कोडित कर रहा होगा AUC, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या आ गया? UAA आ गया। तो जैसे ये वाला त्रिक आ गया, अगर यहाँ पर क्रिया तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर कोडॉन नहीं आया। इनमें से कोई भी आ गया तो ये क्रिया वहीं पर रुक जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो आगे का रीजन होता है वो कैसा होगा? नॉन कोडिंग रीजन होगा। और लास्ट में इसके पास क्या होती है? पॉली ए टेल होती है, पॉली ए टेल होती है। तो ये क्या होगी? आपकी एमआरएनए की संरचना होती है। अच्छे तरीके से याद कर लो इस संरचना को, ठीक है। तो एक बार मैं बना करके भी दिखा देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, चलो हम क्या देख रहे हैं? एमआरएनए की संरचना देख रहे हैं। तो ये 5 डैश है। सबसे पहले मैंने क्या कहा? 5 डैश पे क्या होती है? इसके पास जी कैप होती है। तो मैं यहाँ पर जी कैप बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर से हो जाए, ठीक है। जी कैप के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके पास क्या है? ये जो है इतना क्षेत्र वो कौन सा है? नॉन कोडिंग क्षेत्र। यहाँ पर किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित नहीं होगा, नॉन कोडिंग रीजन हम इसको कहते हैं, ठीक है। कोई भी अमीनो अम्ल यहाँ पर उनके लिए सूचनाएं नहीं होती है। फिर उसके बाद इसके बाद का क्षेत्र होता है वो आ जाता है आपके किसमें? ये आ जाता है कोडिंग रीजन में। बहुत लंबा क्षेत्र होता है, कोडिंग रीजन होता है जहां पर बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ते रहेंगे क्योंकि वहां की सूचनाएं है। भाई इसके पास तो नाइट्रोजन क्षार है ना। अब इसके भी 2 सिरे होते हैं। ये वाला जो सिरा होता है जहां से क्रिया प्रारंभ हो रही है इसे हम क्या कहेंगे? प्रारंभन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। प्रारंभन क्षेत्र कहेंगे जहां पर अगर AUG और GUG ये प्रारंभन कोडॉन है तो वो क्रिया स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में एक और क्षेत्र आता है। ये जो क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं हम समापन क्षेत्र। समापन क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर या तो क्या होगा? UAA या तो UAG या तो UGA, इनमें से अगर कोई सा भी नाइट्रोजन क्षार उपस्थित है, नाइट्रोजन क्षार का त्रिक यानी कि कोडॉन उपस्थित है, तो इन्हें हम समापन कोडॉन भी कहते हैं। तो यहीं पर वो अमीनो एसिड लाने वाली क्रिया रुक जाती है, ठीक है। फिर जैसे संदेश मिलेगा ये वाला कोडॉन आ गया है, फिर उसके बाद वापस यहाँ से क्या हो जाता है? नॉन कोडिंग रीजन स्टार्ट हो जाएगा, नॉन कोडिंग रीजन स्टार्ट हो जाएगा। नॉन कोडिंग रीजन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर भी किसी प्रकार के अमीनो एसिड कोडित नहीं होंगे। और फिर आखिरी जो क्षेत्र होगा वो यहाँ पर क्या होगा? पॉली ए टेल होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा? पॉली ए टेल होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केवल क्या होगा? एडेनिलिक न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर क्षेत्र होता है। इतनी बात आपने ध्यान रखनी। बस ये किसकी संरचना? ये आपकी एमआरएनए की संरचना है। तो अगर एमआरएनए की संरचना आप ऐसे देखोगे तो हम तो सिर्फ इतना पढ़ते, जब हम अनुलेखन की क्रिया करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या 5' to 3' है ना। ये गलत बन गया, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से क्या बन रहा है? ये 5' to 3', ठीक है। तो आप क्या देखते हो? जब डीएनए से आप एमआरएनए को बनाओगे, ये एमआरएनए को बनाओगे तो आप देखोगे इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 क्षेत्र होंगे। एक ऐसे बढ़ोगे आप, एक्सॉन और एंट्रॉन, ठीक है। तो एक्सॉन आया, फिर यहाँ पर एंट्रॉन आया, फिर एक्सॉन आया, फिर एंट्रॉन आया, फिर एक्सॉन आएगा। तो जहां जहां पर एक्सॉन आएगा ये जो क्षेत्र होंगे ये क्या है? एक्सॉन के हैं।
यानी कि ये कोडिंग रीजन होंगे, इनके पास सूचनाएं होंगी अमीनो अम्ल को कोडित करने की, ठीक है। और जहां पर क्या है, जहां पर ये इंट्रॉन आएगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये क्या है, इंट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, इंट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करने की सूचनाएं नहीं होती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब एमआरएनए से हम क्या कर रहे होंगे, प्रोटीन बना रहे होंगे, तो हम इन इंट्रॉन क्षेत्र को यहाँ से हटा देते हैं, ताकि फिर हमारे पास केवल और केवल क्या रहे, एक्सॉन सिरे रहे, और वो क्या करे, अमीनो अम्ल के लिए सूचना देते रहे। ऐसी क्रिया चलती है यहाँ पर। आप जब पूरा पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ संरचना पता होनी चाहिए कि एमआरएनए की संरचना कैसी होती है, ठीक है, ये पता है तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके देखो एक और आपका रह गया है, क्या, ये आप पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लेना आपने, मैंने आपको नोट्स देने हैं, ये आप पढ़ लोगे, है ना। एक एक चीजें इसमें साफ साफ लिखी हुई है संदेश वाहक एमआरएनए के बारे में, ये देखिए सब है, जी कैप ग्वानोसिन की बनी हुई। नॉन कोडिंग रीजन क्या होता है, कोडिंग रीजन क्या होता है, ठीक है, क्या इसमें हो रहा है, ये आप पढ़ोगे। नॉन कोडिंग रीजन फिर आया, फिर पॉली ए टेल आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है लास्ट जो है आपका, लास्ट नहीं सेकंड आ जाता है क्या, राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, जिसे हमने क्या कहा, आरआरएनए, ठीक है। तो आरआरएनए के बारे में आपने क्लास 11th में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, इसको ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसकी यहाँ पर जो काम है इसका सिर्फ इसलिए ही पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें क्या होते हैं 80 प्रकार का, 80 प्रकार का यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, ठीक है, राइबोसोम यानी कि आरआरएनए उपस्थित होता है, ठीक। अब इस 80 इसकी भी क्या होती है, यहाँ पर 2 सब यूनिट होती है, यानी कि इसकी क्या होंगी, यहाँ पर 2 उप इकाई होती है, ये क्या होती है, उप इकाई। उप इकाई का मतलब क्या होता है, सब यूनिट होता है, छोटी यूनिट, इनकी जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, इन दोनों की ऐसी यूनिट होगी, ऐसी इसकी 2 यूनिट होती है, एक होती है लार्ज यूनिट, एक क्या होगी, ये लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट आकृति में बड़ी होती है, ठीक है। और दूसरी कैसी होती है, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, इसको हम स्मॉल सब यूनिट कहेंगे, ठीक है। जो लार्ज सब यूनिट होती है ना, ये इसकी कैसी होती है, इसे हम कहते हैं ये 60s प्रकार की होगी, ठीक है। और ये कैसी होती है, 40s प्रकार की। तो ये दोनों सब यूनिट आप देखोगे प्रोटीन संश्लेषण में कैसे काम करेगी। और ये राइबोसोम क्या करता है, मैंने कहा ना, ये साइट प्रोवाइड करेगा, एक तरीके से सीट देने का काम करेगा, जगह देने का काम करेगा। कैसे, देखो जब हम अनुलेखन की क्रिया पढ़ेंगे तो मैंने कहा क्या, ये हमारे पास एमआरएनए है, ये हमारा एमआरएनए होगा, क्या होगा 5' to 3' होगा, ठीक है। तो इसके जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, इसकी ये 2 सब यूनिट क्या करती है पता है, ये एमआरएनए के ऊपर यूं इस तरीके से चिपक जाएगी, ये बड़ी यूनिट इस तरीके से ऊपर से और छोटी यूनिट इस तरीके से ऊपर से, ताकि क्या हो सके कि हमारा जो टीआरएनए, जब यहाँ पर हम टीआरएनए की संरचना को पढ़ेंगे तो टीआरएनए क्या करेगा, अपने इस एंटीकोडॉन भुजा से इस एमआरएनए के ऊपर ये जो संदेश लगे होंगे ना कोडॉन के, ट्रिक बताया था मैंने, AUG GUA जो भी होंगे कोडॉन, उसको अपनी इस भुजा से पढ़ सकेगा। तो यहाँ पर इस टीआरएनए को और एमआरएनए को जो स्थान दिया है वो किसने दिया, हमारे इस राइबोसोमल आरएनए ने, राइबोसोमल आरएनए ने। तो इसका काम यही होगा जब आप क्या पढ़ोगे, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को पढ़ोगे। इतनी बात क्लियर। तो एक तो इसने साइट प्रोवाइड करी, ठीक है, और एक क्या करता है, ये एक उत्प्रेरक की तरह भी काम करता है। ये क्या करेगा, एक तरीके से तो साइट प्रोवाइड करी और एक तरीके से ये क्या करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी कि क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। और वो एंजाइम्स का नाम याद रखना है, पूरी बॉडी में सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक एंजाइम से जो कि राइबोसोम रिलीज करता है उसका नाम है राइबोजाइम एंजाइम्स। इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें पूछा भी जाता है कौन सा एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन का नहीं बना है, तो वो कौन है, राइबोजाइम एंजाइम होता है जो एक उत्प्रेरक है। ये तो पता ही है, एंजाइम्स का काम ही क्या, उत्प्रेरण करना किसी भी क्रिया को, ठीक है। तो मात्र एक बॉडी का ये जो राइबोजाइम एंजाइम्स है ये प्रोटीन से नहीं बना होता, बाकी सारे जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन से बने होते,
ठीक है, तो ये हमने आज 2 आरएनए की संरचना को पढ़ा। अब अगली क्लास में हम टीआरएनए की संरचना को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम अपना क्या करेंगे, अनुलेखन की क्रिया को पढ़ेंगे। फिर हमें पता रहेगा कि आखिर एमआरएनए क्या है, डीएनए कौन से एमआरएनए का निर्माण कर रहा है ना, फिर एमआरएनए की संरचना हमें पता, तो और ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमने एमआरएनए की संरचना पढ़ ली है। ये बात क्लियर है? एक बार रिवीजन करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी कठिन है, बस इनकी थोड़ी सी संरचना आप देख लो। और आरएनए का अगर कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आरएनए के बारे में आपको क्या क्या शब्द लिखने हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टीआरएनए की संरचना को अगली क्लास में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए फिर मुझे लगता है अब इस क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्लास का जो ये देखो इस तरीके से, ये देखो अनुलेखन की जब क्रिया होगी ना, सॉरी अनुवादन की क्रिया जब होगी तो ये देखो आपस में ऐसे भाई बहनों की तरह काम करके फिर यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ये जो ग्रीन कलर की संरचना आपको दिख रही है ना, एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट, यही राइबोसोम की यूनिट है। और ये जो लेटा वहां यहाँ पर है ये हमारा एमआरएनए है। और ये जो आपको ये ब्लू एंड रेड कलर के दिख रहे हैं इसकी संरचना मैं कल पढ़ाऊंगी, ये आपका टीआरएनए होगा जो कि अमीनो अम्ल को लाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये संरचना आपको पता होनी चाहिए, जब हम अनुवादन की क्रिया पढ़ेंगे तब भी आपने क्लियर रखनी है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना भी काफी है। अब मैं आपके जो ये आपका नोट्स है इसकी बात कर लेती हूँ। ये जो नोट्स मिलेगा ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा जो कि है साइंस दीवाने विद्याकुल से, ठीक है। तो विद्याकुल टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर देना है। इसके अलावा हमारा एक और साइंस दीवाने शॉर्ट्स नेम से चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होगी तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर आप मैम ज्वाइन मी मैसेज कर लीजिए, ज्वाइन मी मैसेज कर लोगे तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।